कि भाई ये क्या बनाया है यार, ये क्या बनाया है, इसको ले लो मेरे से और इसको ना लेके अपने ट्रायम्फ के म्यूज़ियम में रखो। मेरे को नहीं चाहिए ये बाइक। मैं रॉयल इनफील्ड ख़रीद लूँगा, मैं हार्ले डेविडसन ख़रीद लूँगा, पर ये स्टॉलिंग का इशू मैं नहीं झेल सकता यार। इसको लेके जाओ मेरे से। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी बाइक में स्टॉलिंग इशू की वजह से कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। आपने देखा था कि पूरी बाइक की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो गई थी। मिरर टूट गया था, यहाँ पे गियर लीवर टूट गया था, और अब करीब करीब 1 महीने बाद हमारी बाइक रेडी हो चुकी है, पूरी की पूरी परफेक्ट हो चुकी है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी थंडर, और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पे जो है इसका मिरर टूट गया था, यहाँ पे गियर लीवर है जो ये भी टूट गया। तो इस बाइक के अंदर जो है स्टॉलिंग इशू फ्रॉम द डे वन है। जब मैं इसको पहली बार फर्स्ट सर्विस पे लेके गया, जो कि 1000 किलोमीटर पे होती है, तब भी इसमें स्टॉलिंग इशू था। फिर मैं इसको पीरियडिक सर्विस पे लेके गया, तब भी इसमें स्टॉलिंग इशू था। और जब कल मेरी बाइक गिरी लेफ़्ट टर्न लेते टाइम, तब भी इसके अंदर स्टॉलिंग इशू था। मैं बाइक को लेफ़्ट टर्न कर रहा हूँ और बाइक चलती चलती बंद हो गई, और वेट आने की वजह से ये बाइक गिरती है, और यहाँ पे इसका ये मिरर में क्रैक आता है, ये क्लच लीवर क्रैक आता है, यहाँ पे ये जो है इसका ये टूट जाता है। बाइक डिलीवरी लेने के बाद कम से कम 4 से 5 बार मेंटेनेंस के लिए जा चुकी है, और हर बार मैंने जो है स्टॉलिंग इशू के बारे में उनको बताया है, बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। काफ़ी ढीला हो गया था, ये पूरी असेंबली जो है चेंज हुई है, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे क्या पूरा चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है। ये लीवर टूट गया था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है डैमेज हो गई थी। बट अभी आप देखो, पूरी की पूरी जो बाइक है एकदम प्यारी लग रही है, शानदार लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि नई नई है। नई नई इसलिए भी लग रही है आपको क्योंकि हमने हमारी बाइक का जो टैंक है इसको भी जो है चेंज करवाया है। इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आपको लग रहा होगा। हालांकि ये वॉश नहीं हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या बिल आया है, कितना खर्चा हुआ है इस सब के अंदर। और क्योंकि ये बाइक में एक मेजर स्टॉलिंग इशू था, और आप सब ने मेरी वीडियो को देखने के बाद उस पर कमेंट किया, मुझे बताया कि ये इशू सिर्फ़ और सिर्फ मुझे नहीं आ रहा है, ये इशू जितने भी लोगों के पास ट्रायम्फ स्पीड 400 है, ये ट्रायम्फ जिस पे लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, ये जो ब्रिटिश फ्लैग बना हुआ है, ये जो स्पीड 400 है, यहाँ पे जिन जिन लोगों के पास है उन सबको ये इशू आ रहा है। बेशक ये बाइक जो है एक वेल बिल्ट बाइक है, इससे ज़्यादा अच्छी बिल्ट क्वालिटी वाली बाइक 400 सीसी के अंदर शायद इंडियन मार्केट में कोई नहीं है। एक बार हेडलाइट देखो आप इसकी, इससे बेटर हेडलाइट जिस तरीके से ये दिखती है, जिस तरीके से इसका ये देखो थ्रो है, शायद किसी और बाइक का नहीं है। इतनी तारीफ़ मैं करता हूँ इस बाइक की, क्योंकि यार ये चलाने में ना, नो डाउट ये बाइक चलाने में इतनी प्यारी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि कोई इसका कंपटीशन नहीं है। ना हिमालयन, ना KTM ड्यूक 390, ना यहाँ पे कोई और बाइक। यहाँ पे फिट एंड फिनिश सब कुछ शानदार है, बट सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सर्विस इन लोगों ने दी है ना यहाँ पे बेकार सर्विस है इन लोग की, कि मेरे को बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लगा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पूरा क्या खर्चा हुआ है, क्या यहाँ पे पैसे लगे हैं, और क्या क्या चीज़ें ट्रायम्फ ने करी है, और क्या क्या चीज़ों में उनने डिसअपॉइंट किया है। यार मेरे को पिछली सर्दी में ना कुत्तों ने काट लिया था, एक कुत्ते ने, और इस वजह से मेरे को ज़्यादा डर लग रहा है। ये लोग लड़ रहे हैं शायद इससे। वो कहाँ गया दूसरा कुत्ता, ये रहा। अरे जाओ बच्चों, हमको वीडियो बनाने दो। इसमें 1 मिनट की लिमिट क्यों आ रही है खाली? तो स्पेस खाली करिए, बनेगी कैसे? जा रहे हैं समझदार। इधर देख ले, आसपास कोई दुकान है क्या बिस्किट की? एक एक पार्ले जी खिला देते हैं इनको। और ट्रायम्फ की ना एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को काफ़ी अजीब लगती है, वो ये है कि अगर मैं सर्विस सेंटर से डिसअपॉइंट होके मेल कर रहा हूँ या फिर ट्वीट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं आपके किसी सीनियर पर्सन से बात करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वापस अपनी जो इशू है उसको रिवर्ट करवाना चाहता हूँ सर्विस सेंटर पे। बट ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपको कोई ट्वीट है, जैसे ही आपको कोई कंप्लेन है, ये सीधा सीधा सर्विस सेंटर पे वापस रीडायरेक्ट करते हैं। और सर्विस सेंटर वालों का मेरे पास कॉल आता है, तो वो मेरे को बोलते हैं कि आप एक बार बाइक लेके दोबारा आइए, हमको दोबारा टेस्ट करना है। मैंने कहा चलिए जी, मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे ये लूप ऑलरेडी पीछे से पता था। तो मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मेरे से बोला कि आप बाइक को 7 दिन तक छोड़ दीजिए।
मैंने कहा ठीक है, आप अगर 7 दिन तक बाइक रख रहे हैं तो आप इसकी टेस्टिंग करिए, क्योंकि ये इशू मुझे पता है आ रहा है और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को आ रहा है। और उससे पहले जो सारी चीज़ें हुई है वो आप पिछली वाली वीडियो में देखना, मैं दोबारा वो रिपीट नहीं करूँगा कि मैं कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था इस बात से। उनने 7 दिन बाइक रखी, 7 दिन बाइक के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने ये चीज़ उनको पहले ही क्लियर कर दी थी कि आप बाइक को चाहे 10 दिन रख लो, मेरे को कोई इशू नहीं, मुझे बस ये जो इंस्टॉलिंग का इशू है ये सॉल्व करके दे दो। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि इसके अंदर जो भी पार्ट्स टूटे हैं, जो भी डैमेज हुए हैं, वो हुए हैं आपके फॉल्टी प्रोडक्ट की वजह से। मैंने ये बात पहले कह दी थी कि मैं पैसे नहीं दूंगा, जो भी डैमेज हुए हैं उनके वो सारी चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉलिंग इशू एक कोई नॉर्मल इशू नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके इंजन के अंदर फॉल्ट है। और उन्होंने मेरे को ये कहा कि देखिए हम डैमेजेस पे नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँ, हम डैमेजेस पे नहीं कर पाएंगे। और मैं उस टाइम मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि कुछ मेरी पर्सनल लाइफ में भी इशू चल रहा था उस टाइम पे, जो मैं अभी कैमरे पे बता नहीं पाऊँगा। पर उस इशू की वजह से मेरा दिमाग ख़राब था, तो मुझे लगा कि भाई तुमको जो करना है करो, मेरे को ये बाइक सही करके दे दो और मुझे चलाने दो उसको, क्योंकि मैंने जब से लिए टोटल 6000 किलोमीटर चलाई है। 6 महीने के अंदर स्टॉलिंग इशू आ चुका है, पार्ट यहाँ पे टूट चुके हैं और उसका इतना मोटा खर्चा आ चुका है। तो मैंने उनको कहा आपको जो भी करना है करो, इंश्योरेंस में देना इंश्योरेंस में दो। हाँ, मैं वही हूँ जो बोल रहा था कि मैं इंश्योरेंस में नहीं दूंगा। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद एंड में बस ये बात हुई, उन्होंने बोला कि भाई आपको इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ेगा, इंश्योरेंस में ही ये सारी चीज़ें कवर होगी। और उस टाइम मेरा भी मूड ज़्यादा ख़राब था और मैंने कहा कि चलो तुमको जो करना है करो, मेरी बाइक को सही करके दे दो। अब इंश्योरेंस के अंदर मैंने जो है ये सब कुछ चेंज करवाया है। टेक्निकली मेरा पैसा नहीं लगना चाहिए था और मैंने उनको बोल दिया था कि मैं एक भी रुपये नहीं दूंगा। अब 7 दिन बाद मेरे को ये बात पता लगती है कि भाई इंश्योरेंस एजेंट आएगा, ये होगा वो होगा, और जबकि ये चीज़ 7 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि हम सारी चीज़ें पास करवा के रखेंगे, विद इन 2 वीक्स वी विल गिव यू आवर बाइक। बट इट टुक मोर देन अ मंथ, ऑलमोस्ट अ मंथ। 1 महीने बाद मेरे को जो है मेरी बाइक मिली है। 1 महीने तक ये बाइक जो है सर्विस सेंटर पे खड़ी रही थी। और यहाँ पे जो है क्या क्या इंश्योरेंस में चेंज हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे मिरर चेंज हुआ है, टैंक में भी काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज आ गया था, वो आपने देखा था लास्ट वीडियो में, तो टैंक भी मेरे को ये चेंज करवाना पड़ा। यहाँ पे जो है ये लीवर असेंबली है, ये भी चेंज करवानी पड़ी। ये जो गार्ड्स हैं ये भी चेंज करवाने पड़े। प्लस यहाँ पे एक जो है फ्रंट का इंडिकेटर है, ये टूट गया था, ये भी मेरे को चेंज करवाना पड़ा। तो ऑल इन ऑल जो इंश्योरेंस इन लोगों ने क्लेम किया वो अप्रॉक्सीमेटली तनिष 10,000 के आसपास का क्लेम किया। हाँ, 15,000 के आसपास क्लेम किया, जबकि इन लोगों ने मेरे को बताया था कि 20,000 के आसपास पहले क्लेम होगा, जो एस्टिमेट बनाया था। फिर उसमें से कुछ पार्ट्स इन लोगों ने हटा लिए, उन्होंने बोला कि नहीं ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हैंडल बार, सबसे पहले मेरे को बोला था कि 3,500 रुपये का ये हैंडल बार पूरा चेंज होगा। बट जब मैं बाइक लेने गया और जब मैंने फाइनल ड्राफ्ट देखा तो उसके अंदर हैंडल बार मेंशन नहीं था। यानी कि 20,000 के आसपास मेरे को बोला था कि क्लेम करेंगे, बट इन लोगों ने 15,000 का ही क्लेम किया। अब मुझे नहीं पता क्यों कम क्लेम किया। मैंने तो बोला था कि यार अब जब तुम कर ही चुके हो, तुमको इंश्योरेंस में भी नहीं डालना, और अगर हैंडल बार में इशू है तो एक काम करो, मेरे से पैसे ले लो और ये चेंज कराओ। बट दे सेड कि नहीं सर कोई इशू नहीं है। तो आई ट्रस्टेड दैम कि मैंने कहा चलो ठीक है यार, हो सकता है नहीं होगा इशू। और फिर मैंने बाइक को पूरा कंप्लीट करवा लिया। 1 महीना लगा। 1 महीना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 1 महीने में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और मैं और तनिष्क फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। मैंने बोला कि यार 1 महीना इज़ अ लॉट ऑफ टाइम यार। 1 महीना सोचो, आप जिस बाइक से इतना प्यार करते हो, जितनी मेहनत से प्यार से मैंने इस बाइक को रखा है और तनिष्क ने भी रखा है, तो आप सोचो आप 1 महीना कैसे अपने जिगर के टुकड़े को किसी को दे दोगे। तो हमने 1 महीना हमारे जिगर के टुकड़े को सर्विस सेंटर में खड़े रहने दिया। सो अब 1 महीने बाद जब मुझे मेरी बाइक मिली सर्विस सेंटर से, तब क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। 1 महीने बाद मैंने बोला कि चलो मैं बाइक को टेस्ट राइड करके आता हूँ, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं 1 भी रुपये नहीं दूंगा। तो जो इंश्योरेंस में चीज़ कवर होती है उसका पेपर चार्ज लगता है 2500-2600 के आसपास। तो मैं जब सर्विस सेंटर गया, दे टोल्ड कि आप ये 2600 रुपये पे कर दो, एंड आई सेड आई विल नॉट पे अ सिंगल पेनी फ्रॉम माई पॉकेट। सो दे साइड कि हमने इसमें क्लच वायर जो है वो चेंज किया है, जो कि हम इंश्योरेंस में क्लेम नहीं कर सकते और इसके आपको पे करने पड़ेंगे। तो मैंने वो 550 रुपये क्लच केबल के पे ज़रूर करे थे, बट जो 2600 रुपये हैं पेपर वर्क के वो मैंने पे नहीं करे। हालांकि इसमें भी एक इशू हुआ था जो कि मैं नहीं बताऊंगा, कि वहाँ पे उन्होंने बोला नहीं करने पड़ेंगे और ये सब, और फिर एंड में वो लोग मान गए थे, क्योंकि मैंने उनको ये कहा कि यार आप ना अपने वर्ड्स पे खड़े नहीं उतर रहे।
आप कुछ भी बोलो, आप जो बोल रहे हो ना आपको उस पर रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जो इंसान वो नहीं करता ना, वो इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उनको ये बोला और उनने फिर कहा कि चलो विल नॉट चार्ज यू फॉर दिस, विल बेयर इट, जो कि उनको बेयर करना भी चाहिए था। बट मेन मुद्दा जो है वो ये है कि यहाँ पे गाय आ चुकी है और गाय को तनिष्क का भी हटाएगा ताकि हमारे हेलमेट बच जाए। अब बात करते हैं मेन इशू, जो स्टॉलिंग का इशू है। स्टॉलिंग का इशू अभी भी आ रहा है। मैं बाइक वहाँ से लेके आया हूँ, यहाँ पे सेकंड गियर पे बंद हो गई थी लाते लाते। उससे पहले मैं अभी कहीं और था, वहाँ बंद हो गई थी। ऑल इन ऑल मेरे को चलाते हुए करीब 15-20 दिन हो गए हैं। और मैं क्योंकि 15-20 दिन का टाइम इसलिए भी लिया क्योंकि मेरे को चाहिए था कि मैं टेस्ट कर लूँ अच्छे से, फिर उसके बाद वीडियो बनाऊँ, ताकि आपके पास जो चीज़ आए, जो आपको पता लगे, इन्फॉर्मेशन वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा चलाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये इशू अभी भी इसके अंदर है। ये स्टॉलिंग का इशू ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता ये इशू ख़त्म हो भी सकता है। मेजर स्टॉलिंग कब होती है? सेकंड गियर पे होती है और चलते चलते बाइक बंद हो जाती है। ये एक इसके अंदर इशू है। अदरवाइज दिस बाइक इज़ अ जेम। आई लव दिस बाइक, आई लव राइडिंग दिस बाइक। कल रात को मैं करीब इस पर 45 किलोमीटर ऐसे भगाते हुए चलाई है मैंने इस बाइक को, इतने मज़े से, इतना प्यार आया मुझे इस बाइक पे। पर फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा सिटी के अंदर ट्रैफिक में एंटर हुआ और फिर रियलाइज़ हुआ जब सेकंड गियर पे बंद हो गई कि भाई ये क्या बनाया है यार, ये क्या बनाया है। इसको ले लो मेरे से और इसको ना लेके अपने ट्रायम्फ के म्यूज़ियम में रखो। मेरे को नहीं चाहिए ये बाइक। मैं रॉयल इनफील्ड ख़रीद लूँगा, मैं हार्ले डेविडसन ख़रीद लूँगा, पर ये स्टॉलिंग का इशू मैं नहीं झेल सकता यार। इसको लेके जाओ मेरे से। तो एक बार तो तनिष्क ने मेरे को कहा कि एक काम करते हैं, BMW की नई बाइक आ रही है F450, हम वो परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि हमको ट्रैवलिंग भी करनी है, ट्रिप्स वगैरह भी करनी है, तो हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं उससे। बट क्योंकि मुझे ये बाइक इतनी पसंद है, मेरे को इसका इंजन बहुत प्यारा लगता है, स्टॉलिंग इशू हटा दो तो राइड करने में ये बाइक बहुत अच्छी है। बट अभी तो मैं इसको देखो सेल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको ही बताया था कि ये इशू मेरे साथ आ रहा है। मुझे नहीं चाहिए किसी और राइडर पे ये इशू जाए, क्योंकि मैं इसको ऑब्वियसली सेल करूँगा और फिर एक नई बाइक लूँगा, तो जिसके पास ये बाइक जाएगी उसको स्टॉलिंग का इशू आएगा। बट आई कैन बेयर दिस स्मॉल इशू क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी अच्छी है, बस इसलिए। बट एक मेंटल पीस है ना, वो बिगड़ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। उस वजह से सारा जो एक्सपीरियंस है ऑल इन ऑल वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैं अभी इसको राइड पे भी नहीं लेके गया हूँ। मेरा प्लान बन रहा है जिम कॉर्बेट जाने का। मैंने सोचा है कि हम जिम कॉर्बेट जाएंगे एक राइड पे। 1100-1200 किलोमीटर के आसपास की राइड होगी, जयपुर टू कैची धाम, और फिर वापस तो करीब 1200 किलोमीटर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि हम इसी को लेके जाएंगे थंडर को, और आगे भी ट्रिप्स करेंगे। बट देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे एक्सपीरियंस बेटर बनता है, और ये छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं बन पा रहा है। अगर ये चीज़ फिक्स हो जाए तो क्या ही कहने। बजाज को थोड़ा काम करना चाहिए, थोड़ा काम ट्रायम्फ को करना चाहिए। इतने सारे राइडर्स को ये इशू आ रहा है, आपको भी अगर इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, ताकि लोगों को पता लगे मैं अकेला नहीं हूँ जो बोल रहा है। मैं अकेला हूँ जो आके आवाज़ उठा रहा है, जो आके बोल रहा है कि हाँ भाई इसमें ये इशू है, इसको सही करो, क्योंकि इतना शानदार प्रोडक्ट है, क्यों इसको ख़राब कर रहे हो। लोग इसको बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि ये इशू है इसके अंदर, इसको सही करो ताकि ज़्यादा राइडर्स बने, राइडिंग कम्युनिटी बने, और यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रायम्फ को राइड करें। इतनी शानदार बाइक है यार ये। तो ये था मेरा एक अपडेट वीडियो। आई होप आपको पता लग गया है। कोई अगर आपका सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मैं कवर करूँ। और राइड रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखनी है तो भी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी एक जो है नैनीताल की राइड करने वाले हैं, जहाँ पर हम नैनीताल नहीं, जिम कॉर्बेट की राइड करने वाले हैं, जहाँ पे हम कैची धाम भी जाएंगे और पूरा जो है वहाँ पे कवर करके आपको दिखाएंगे। अच्छे से एकदम प्रॉपर राइड होगी स्पीड 400 के अंदर, जिसमें मैं जाऊँगा और मेरा भाई तनिष्क जाएगा, हम दोनों जाएंगे। क्या इससे ऑफ रोड हो सकती है? देखो, ऑफ रोड मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है करने का, बट मैं आपको फिर भी एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ।